कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जो क्या क्या काम कर सकता है। स्टेट को समझाता है, स्टेट क्या है, स्टेट को समझाता है। हम लोग अभी तक क्या जानते हैं, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये समझे हम लोग। लेकिन स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब क्या होता है? यहीं से शुरुआत होती है पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस की बात सोच छोड़ दो, सिर्फ कर्तव्य का अनुपालन करो। ओनली यू हैव टू परफॉर्म दी duties and forget about the rights. Will it be a welfare state? It's a totalitarian state. Absolute control over everything and which allows no opposition at all. I'm Rajesh and I'm here. Basically, I'm a CAT and UPSC mentor. I'm with Time. And last year I was associated with this batch. He is one among them. And I completed my polity part. I completed. I was also with the Rao's IAS study circle in Bangalore earlier in 2017, pre-corona. And currently I am rendering services to industry also, because I was in HR and I am a certified auditor for ISO 14001, OSAS 18001. Besides, for the concerns in relation to UPSC, I already told you that I'm a CAT mentor also, CAT and CLAT both. तो क्या लगता है पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डू यू फील? इस वाला क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? इस वक्त प्री तो नहीं दिए होंगे आप लोग, क्वेश्चन तो देखे होंगे आप लोग, और पिछले बार भी देखे होंगे। पिछले बार का नहीं देखा क्वेश्चन, आपने देखा होगा क्वेश्चन। क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है पॉलिटी? तो आते ही 15 क्वेश्चन तो आएंगे 15 क्वेश्चन तो आएंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रहेगा, और कुछ क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक नया शब्द आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो एक तो हम लोग सभी जानते हैं इट्स अ रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, इट हैज गॉट अ लीगल सैंक्टिटी बिहाइंड दिस, एंड वी ऑल नो दैट अंडर व्हाट circumstance, if you have read history, how the Constituent Assembly was formed under the Cabinet Mission Plan, and how several members deliberated on number of occasions, and different committees worked, and they put forth their portions in the form of proposals, and finally it was drafted under the chairpersonship of Dr. B.R. Ambedkar, who was the architect of the Constitution of India, who was independent India's first law minister. So, polity and constitution, the subject as it is. What is polity? उसकी हिंदी क्या होती है पॉलिटी की? क्या बोलते हैं पॉलिटी को? राज व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? संविधान हो गया। क्लियर है? गवर्नेंस क्या है? अभिशासन। तीनों अलग अलग चीज़ है। और एक है इंटरनेशनल रिलेशंस, IR, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, पहले ये समझना होगा हम लोगों को, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे पिछले बार आया था क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगर आपको ध्यान होगा, व्हाट इज द चीफ पर्पस? तो ये तो चलो ठीक है, आया
जिसके लिए हम हैं वो उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए, इफ समवन वे टू आस्क अस अ क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई शुड वी स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट पर्पस इट सर्व्स, तो क्या आंसर होना चाहिए? रूल्स एंड लिमिटेशंस टू द गवर्नमेंट। लिमिटेशंस की बात तो हम बाद में करेंगे, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा तब ना। पहले लिमिट क्यों करेंगे हम उसको? पहले लिमिट क्यों करेंगे? पहले सबसे पहले क्या आएगा? गवर्नमेंट आएगा। गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा तब ना उसके पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होंगे, तब उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम वहाँ तक उतना दूर हम क्यों जाएंगे? अभी तो हम कह रहे हैं कि मान लो कि एक ऐसा आइडियोलॉजी है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जहाँ से हम स्टार्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जो क्या क्या काम कर सकता है, स्टेट को समझाता है। स्टेट क्या है? स्टेट को समझाता है। हम लोग अभी तक क्या जानते हैं? इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये समझे हम लोग। लेकिन स्टेट पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब क्या होता है, यहीं से शुरुआत होती है पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस की। क्लियर है? तो और यह संविधान में हमारे किस अनुच्छेद में, अंडर व्हाट आर्टिकल द टर्म स्टेट हैज बीन एम्पली डिफाइंड? आर्टिकल 12। So before that, we move on to Article 12. Let me tell you, the state is a defined territory. एक definite territory है। उस टेरिटरी में पॉपुलेशन होगा, यस और नो? होना चाहिए। जनसंख्या होगी। अब जनसंख्या हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नेंस होगा, बिल्कुल होगा, गवर्नमेंट भी होगा। तो क्या क्या होगा? टेरिटरी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और उसके बाद क्या है? सोवरिनिटी। एक नया शब्द आ गया है ना, सोवरिनिटी। क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। दैट मीन्स इंडिया एज अ स्टेट, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, आफ्टर 1947 15th of August, if it can legislate on any subject, that means the parliament, let's say, who is the power to legislate? Parliament is the power to legislate. If Indian parliament is competent enough to legislate on any subject, will it not be called sovereign? Yes, it will be called sovereign. So Indian state became sovereign. There are some activities. India turned republic when? As on the commencement of the Constitution of India, this 26 January 19? कैंसिल करना। क्या करना होगा? कैंसिल कर दें, चलिए। So India turned republic. So state, in Article 12, it is said that it means government of India. It means government of state as well. It means legislature of union. It means legislature of states. It means other local bodies also. So how do we determine the test? What are the different tests on the basis of which we can determine the instrumentality test that whether a particular body will be a state or not? क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? मैं भी इन बिंदुओं पर अभी ले जा रहा हूं आपको. आई एम trying to take your mind to these all aspects from where the questions are most likely to be asked. ठीक है. तो if it is financed by the state, अगर उसको स्टेट फाइनेंस कर रहा हो या उस एजेंसी का जो कार्यप्रणाली है, जो वर्किंग पैटर्न है, वो पब्लिक सर्विस को फुलफिल कर रहा है, पब्लिक सर्विस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो स्टेट कहलाएगा. जैसे पोस्ट ऑफिस और LIC, विल इट बी कॉल्ड अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12? आर्टिकल 12 में के तहत क्या हम दोनों को स्टेट मानेंगे? LIC एक बॉडी है,
LIC ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस? बिल्कुल मांगेंगे। कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विल इट बी नॉट कॉल्ड अ स्टेट और विल इट बी कॉल्ड अ स्टेट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, इट विल बी कॉल्ड अ स्टेट। तो वो सारी व्यवस्था, वो सारा संगठन जो एम्पली फाइनेंस्ड हो रहा है या जिसका इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है उस बॉडी में, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एग्जीक्यूट कर रहा है सरकार उसका, उसके लिए क्या कर रही है? बिजनेस तुम करो लेकिन तुम्हारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हम कंट्रोल करेंगे, इट्स अ स्टेट। वो भी स्टेट के इंस्ट्रूमेंटैलिटी को टेस्ट करने का एक क्राइटेरिया बनता है। तो ऐसे हम लोग जज करेंगे। सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें स्टेट के बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले। तो स्टेट के 4 एलिमेंट कौन कौन से हो गए? Four element of state is territory, population, sovereignty, and territory, population, government, and government. सिंपल, टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सोवरेनिटी है ना। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। सोशलिस्ट बार बार देखेंगे आप, सेकुलर, रिपब्लिक, अमेंडमेंट, आर्टिकल, बिल्स, मोशंस, ये सब आएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब आएंगे। क्या मतलब होता है, तो आज उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल? आपका क्या ओपिनियन है आर्टिकल के विषय? और शेड्यूल भी होता है। कितने शेड्यूल हैं? क्या होता है शेड्यूल? देखो, कभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के माध्यम से तो व्यक्त किए गए, दे आर ऑल एक्सप्रेस्ड अंडर स्पेसिफाइड आर्टिकल, बट स्टिल इट वाज फेल्ट लेटर ऑन दैट देयर कैन बी certain provisions which require special focus to be contained in the appendixes, right? So they were schedules. Originally it was 8 schedule. Now it is 12. Originally it was 395 article. Now it is 448. Originally it was divided into 22 parts. Now it is 25. So, coming back to the question of constitutionalism and constitution. So, constitution is a supreme law of the land. सबसे पहले तो ये तो अब पक्का हो गया. What is it? It is a supreme law of the land. Is it a rule book? Yes, it is a rule book. Is it a legal document? Will it be called a legal document? It is called a legal document. But constitutionalism is an ideology. ये विचारधारा है. ये क्या है? विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, सेट ऑफ आइडियाज है. अब ये सेट ऑफ आइडियाज में होता क्या है? अभी नहीं, अभी पहले जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं वो संविधान सम्मत है, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन वो हो रहे हैं. पहला पॉइंट ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. क्लियर है? और पावर्स जो एंटाइटी का है, पॉलिटिकल एंटाइटी का जो पावर्स है वो लिमिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, ताकि उनका जो एक्सरसाइज होगा वो ऐसा नहीं होगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे. अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वेलफेयर स्टेट में उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा ना. और इंडिया क्या है? वेलफेयर स्टेट. कैसे पता चलता है कि इंडिया वेलफेयर स्टेट है? हाउ डू वी कम टू नो दैट इंडिया इज वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट में क्या होता है? एक टोटलिटेरियन स्टेट होता है, हिटलर वाला स्टेट. एक होता है हिटलर वाला स्टेट.
ओनली ड्यूटीज यू हैव टू परफॉर्म, यू डोंट टॉक ऑफ राइट्स। ऐसे बोलते हैं, अधिकारों की बात छोड़ दो, सिर्फ कर्तव्य का अनुपालन करो। ओनली यू हैव टू परफॉर्म दी ड्यूटीज एंड फॉरगेट अबाउट द राइट्स। विल इट बी अ वेलफेयर स्टेट? It's a totalitarian state. Absolute control over everything and which allows no opposition at all. It's a totalitarian state. But welfare state में क्या है? Rights और duties synonymous है, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, एक चैप्टर है का फंडामेंटल राइट्स संविधान में, सभी जानते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग कहाँ से लिए हैं? वेरी गुड, अमेरिका से लिए हैं। क्योंकि अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स जो है वो क्या है, वो ओरिजिन है वहाँ से, और वहाँ से ह्यूमन राइट्स में जितने भी एम्बिट्स होते हैं तो उसको हम लोग वी ट्राई टू एम्बाइब दैट, सो वी अडॉप्टेड दैट कंसेप्ट फ्रॉम यूएस, दैट्स फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है? फंडामेंटल राइट्स में व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल? Any opinion on this? कभी सोचा? It's basic for a human being. Basic in what terms? Basic right for a citizen. Because it covers all the aspects like You all are correct, but nominal rights. is incomplete. सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यस और नो? है, लेकिन सर्वाइवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप बोलेंगे? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या क्या हो गया? फिजिकल भी हो गया, मेंटल भी हो गया और इंटेलेक्चुअल भी हो गया। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग कवर्ड होता है इस राइट्स के माध्यम से ही हम लोग। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स, एंड दे आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया from Article 12 to 35 under Part 3. They are called fundamental rights. How it differs from political right? Can you name any political right which is not the part of fundamental right? Right to property. No. Right to property is now a legal right. Initially it was fundamental right. Very good. Right to vote. In which article it is? Right to vote? बहुत ही आसान है इसको समझना। 3(2) जा राइट टू वोट, याद हो जाएगा, कभी नहीं बोलोगे। बेसिक है ना 326 राइट टू वोट, ये पॉलिटिकल राइट। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस क्या है? पॉलिटिकल राइट नहीं है? बिल्कुल है ना। डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम बहुत ही कॉर्नरस्टोन है ना डेमोक्रेसी का। भाई रेगुलर इलेक्शन होगा, पंचायत में सरपंच का इलेक्शन होगा तो रेगुलर होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद बनाया गया कि देखेगा वो सब, है ना, देख रेख करेगा। इलेक्शन सिस्टम सुपरवाइज करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है। मेन सबसे पहला क्या? सुपरिंटेंडेंस एंड सुपरविजन। सुपरिंटेंडेंस एंड सुपरविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, एक है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का मतलब किससे है लेना देना? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब किससे हो गया? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। जनरल इलेक्शन अभी खत्म हुआ, वो कौन कराया? चुनाव आयोग कराया, यानी आर्टिकल 324 है ना। आप जब बारीकी समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा फिर उन पहलुओं पे ध्यान देना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेरी इस चर्चा का मंशा या विषय वस्तु यही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट इज दैट एवरीथिंग इज रिटन इन बुक। देखो अभी बुक में अभी इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा किताब बनाया, आप लोग सबको मिला होगा ये किताब। Part 1 Part 2 मिला इसे किताब, तो आप लोगों को भी मिल जाएगा, जिनको नहीं मिला उनको ले लेंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा किताब है। तो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इट। तो
किताब का भी अपना इम्पोर्टेंस है, बुक का इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, जिसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोधगम्यता उसकी हिंदी होती है, एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब हमको फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ना है, तो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर मान लीजिए, अभी तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ पॉलिटी का, आई एम नॉट स्टार्टिंग अ चैप्टर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या पढ़ें जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आया है, आएगा, अगर पिछले 20 साल हम देखें। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल एफआरस। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल एफआरस। हम लोग सभी जानते हैं कितने एफआर हैं टोटल, कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, और कल्चरल राइट्स, राइट टू ठीक बोले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एकदम सही बोला आपने। सबसे पहले आपने बोला राइट टू इक्वालिटी, नहीं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, सब बराबर है हम लोग, समानता का अधिकार। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? ये 14 से 18 तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक है, यही बताया था हमने पिछली बार। और 19 से 22 ये क्या है? राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन आ जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ फंडामेंटल राइट और इज ए इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट? It's an implied fundamental right under Article 19(1) subsection A. ठीक है। तो हम लोग समानता का बात कर लिए, उसके बाद स्वतंत्रता की बात कर ली है ना, उसके शोषण के खिलाफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बाई बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी देखते हैं ना हम लोग भारत में, बिहार में, यूपी में, बहुत जगहों पर होता है। तो एबॉलिशन ऑफ दिस बॉन्डेड लेबर। और चाइल्ड लेबर बड़ा खतरनाक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट्स द appointment of all children below 14 years of age in dangerous factories, mines, all things, है ना। तो ये 23-24 है। 25 से 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने अपने स्टेट को क्या बना दिया? सेकुलर बना दिया। अपने स्टेट को क्या बना दिया? सेकुलर बना दिया। अब आप इसको कनेक्ट करेंगे ना, सेकुलरिज्म से कनेक्ट करेंगे, बोले कि द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म वाज अडॉप्टेड लॉन्ग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट वाज इन 1950, कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1950, but in 1976 the concept was brought into consideration after Avdi session of the Congress, where it was amply discussed and brought to existence. तो क्या जरूरत था? तो आप जब 25 से 28 में आप डिक्लेयर कर दिए हैं, तो उसको आप प्रियम्बल में जोड़ दीजिए, विच कंटेन्स अवर आइडियल फिलॉसफी, क्योंकि वो तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? वो आइडेंटिटी कार्ड है। वो पूरा पढ़ लेंगे। हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू, एनसीईआरटी बुक में रहा करता था, हम लोग भी पढ़ते, मैं भी पढ़ा था। गांधी जी का तस्वीर था नीचे, है था ना। तो वो इनएडवर्टेंटली इट अराउज्ड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन ईच ऑफ अस। सही बात बोला हमने। तो उसके बाद तो वहां पे जब हम देखते हैं उसको, तो हम सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल जब वहाँ पे आया, तो उसको हम प्रासंगिक माने, यानी कि रेलिवेंट हो गया। 25 से 28 अब लगता है हाँ ठीक है। फिर आई माइनॉरिटीज़ पे ध्यान देते हैं हम लोग। अल्पसंख्यक इंडिया में है, एंग्लो इंडियन है,
सिख है, ठीक है। तो ये सब कुछ अल्पसंख्यक उनके बारे में सोचा गया है संविधान में, तो उनके लैंग्वेज के बारे में, उसके स्क्रिप्ट के बारे में, उसके कल्चर के बारे में। अगर उनको कोई अपना संस्था चलाना है, तो अगर एड देना है फॉरेन स्टेट से, उसके बारे में भी कहा गया, संविधान में बातें की गई, 29-30 में किया गया। 31 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बता सकता है क्यों? हाँ ठीक है, 31 क्यों इंपॉर्टेंट है? माई क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? Because earlier it was right to property. Right to property still exists, but it's not the part of fundamental right. संपत्ति सभी व्यक्तियों को, भारतीयों को सबसे बड़ा इम्पिंज करता है वो। संपत्ति तो भाई कोई नहीं छोड़ेगा, अधिकार है संपत्ति में सभी का। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता था। इट वॉज विद इन द एम्बिट ऑफ द फंडामेंटल राइट। बट टिल व्हेन, कब तक? कोई बता सकता है? In 1978, when Indira Gandhi government got defeated and Morarji Desai government took over as the central government, then he initiated 44th Constitutional Amendment Act 1978, and that brought lot many changes, mainly in the emergency provisions part and elsewhere also. So one such portion where the part was affected, it was the fundamental right, where it got deleted from the list of FR. So now what is the current status of that right? अभी उसका स्टेटस क्या है? पूरे संपत्ति का अधिकार क्या स्टेटस? ठीक है, मान लिया कि वो नहीं है, it is not a fundamental right now. So what it is now? Constitutional rights. Constitutional rights. आपके पास 4 ऑप्शन है। Constitutional right, subordinate rights, legal right, political right. Sir, legal right. Sir, constitutional rights. क्या हो गया ये? अब लीगल राइट हो गया। और क्या इसको एक अलग आर्टिकल के तहत ट्रीट किया गया? पहले तो 31 था, पहले 31 था, अब क्या हो गया ये? 308A. वेरी गुड। अब नाउ इट इज 300A LR, नाउ इट इज 300A। तो डिफरेंस क्या है? अब आप कोई पूछ सकता है ना भाई, व्हाट डिफरेंस इट मेड? भाई हाँ, हम समझिए ठीक है, पहले हम लोग याद करते थे 31, तो अब 301 मान याद करेंगे। इतना ही डिफरेंस है क्या, या कुछ अंडरस्टैंडिंग का भी डिफरेंस है? जब ये फंडामेंटल राइट था, यहां से यहां तक प्रॉपर्टी है आपका, ये IAS ऑफिसर है, आपके एरिया में पोस्टेड है ना, डेवलपमेंट ऑफिसर है, यहां से यहां तक जमीन आपका है, आप, और FR है आपका, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। ये चाह रही है यहाँ पे हॉस्पिटल और रोड्स बनवाना है, जो कि गुजरेगा आपके जमीन से। मैडम क्या चाह रही हैं? इस जगह का विकास होगा, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप होगा, वो कब होगा? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये विजन लेके आई है। जब यह FR था आपका, आप डिनाई कर सकते थे, और ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकती हैं, बिकॉज इट वॉज योर फंडामेंटल राइट। अब क्या हो गया है? ये आपका लीगल राइट हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया? लीगल राइट। ये आराम से आएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे। आपको चुपचाप एक नोटिस मिलेगा, आप कंपनसेशन के लिए फाइट कीजिए बस कोर्ट में। किसके लिए? क्षतिपूर्ति हुआ ना, मैडम ने अधिग्रहण किया इनके ना चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि उससे कम्युनिटी का डेवलपमेंट सुनिश्चित था। Inadvertently, it led to the development of the community. She had a vision. You cannot stop her now. The loss will be compensated, but still you have to fight. Why? Because it is not a legal right, and for that, a specified court is there where you have to present all the papers.
argue before the judge that how you are going to recur a loss. Now you have to prove how you are going to recur a loss. And up till what amount, if it is compensated, it will not be challengeable by you further. It will not be contestable by you any further. तब जाके आपको मिलेगा कंपनसेशन. समझ में आ गया संपत्ति का अधिकार? क्लियर हो गया सभी को? क्या चेंजेस आया? ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अभी समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट नुआंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश करते हैं. ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, कितने ऑर्गन्स हैं स्टेट के? कौन कौन? Judiciary. There are 3 organs of the state: legislature, which makes law; executive, which executes the law, which implements the law; and judiciary, what it does? Protect the laws. No. Keep eyes for executive and What the judiciary does? Solve the conflict. Decide. Simple आ गया. What is the role of judiciary? check and balance, Make sure the laws are being. कौन बताएगा? What is the role of judiciary? provide justice. इनका कहना है to provide justice. और कोई? Liberate government. I want this class to be an involving class, participating class. Conflict resolution. Let there be a transparent deliberation of the topic, because it's going to be giving you good opportunity to discuss. So make yourself involved in. To provide justice, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा टर्म बता दिया, to provide justice. ठीक है? To ensure the Huh? laws made is according to the constitution of the law. Again, come again, please. To make sure the laws that are made by legislature is in accordance with the constitution. What he says, what this gentleman says, that law is made by the parliament or state legislature. There are two origin. Either the law is made by the state legislature or the parliament. Now the legislative enactment, we say, what the legislative enactment? So to what extent it is valid? Who has the power to decide upon? Who has the power to decide upon that when a particular law is made, how it is going to impinge on the people? At some point of time, will it not take away your fundamental right? The judge will think. So there are certain tests on account of which it will be held valid or invalid. Isn't it? And that test, one of the important methodology is judicial review, JR. By JR, the legislative enactment is judged, isn't it? And that is the role of the judiciary. It provides justice, no doubt. Yes, you're right. But how does it provide justice? How does it provide justice? Does it not take into account how your FR is getting violated? Yes. And if it has taken place, the remedy that is there in the constitution in the form of writ, that is called a writ jurisdiction. पृच्छाधिकार, क्या कहते हैं इसको? पृच्छाधिकार, writ jurisdiction. Co-warranto, very important writ. Habeas corpus, very important writ. Certiorari, prohibition, ये सारे क्या हैं? रिट है. रिट क्या है? रिलीफ है. वो ऑर्डर पास करता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं वो रिलीफ देते हैं. ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स है वो. ठीक है? तो जुडिशरी का रोल है कि इट एग्जामिन्स द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ. ऑफ कोर्स आफ्टर एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ द लॉ, बट व्हाट इज द पर्पस? Purpose is to provide justice. So in the process of justice, there are certain formalities which it has to complete.
एंड वन सच फॉर्मेलिटी इज दिस। क्लियर है? न्यायपालिका का काम क्या समझ में आ गया? आप लोग सब इंग्लिश मीडियम में हैं? ऑल आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश? हिंदी एज वेल? यू हैव टू पास इन हिंदी ऑल्सो। So we have three: judiciary, executive, and legislature. These are the organs of the state. So constitution, coming back to what constitution does, it establishes the organs of the state. It defines their duties and responsibilities. It defines their duties and responsibilities. And third, what it entails? It entails their interrelationships. आपसी संबंध उनका कैसा है, यह भी कौन डिसाइड करता है? संविधान डिसाइड करता है। आपकी सरकार कैसी होगी, यह कौन डिसाइड करता है? Who tells you about the nature of the political system? Is it not the Constitution? Yes, Constitution tells us about the nature of the political system. How can we say? Because the preamble says India, that is Bharat. Preamble, India, that is Bharat, first article, article number 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. India, that is Bharat, shall be a union of states. Isn't it? So India, so as a state, how it is? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. This is the nature of the state. कहाँ पे लिखा है? संविधान में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी बताता है कि नेचर ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए। डज इट नॉट गाइड अस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट? यस, इट गाइड्स अस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। डज इट नॉट गाइड अस ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन? यस, इट डज। सो वेयर आर ऑल दीज enshrined? These are enshrined in the Constitution of India. अब मोड ऑफ गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह की एंटिटी है? एक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक संस्था है। दूसरा क्या है? असंवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तीसरा क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। क्योंकि गवर्नेंस के स्मूथ फंक्शनिंग में तीनों की आवश्यकता है। वी ऑल नीड थ्री ऑफ देम इक्वली इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस। UPSC is a constitutional body. NHRC, National Human Rights Commission, is a statutory body. Niti Aayog is a non-constitutional and non-statutory body. That is why it was far easier for the Modi government in spell 1 to dismantle the earlier planning commission. Isn't it? बहुत ही easy था, उसके स्वरूप को बदल दिया। क्यों? क्योंकि विकास के कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द डेवलपमेंट प्रोग्राम, नीति आयोग हैड नाउ डिफरेंट रोल। स्टेट डिडंट हैव अर्लियर दैट मच ऑफ से और कंट्रीब्यूशन. नाउ स्टेट हैज गॉट दैट मच से. विद दैट मोटिव, इंटेंट, पर्पस एंड इंटेंट यही था. और उसके बाद जीएसटी आया, उसमें भी स्टेट्स की भूमिका हो. इनडायरेक्ट टैक्सेस जो था, सेल टैक्स को क्या इंटीग्रेट कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स में. इसके तो स्टेट्स की भागीदारी कितनी हो, ये संविधान को समझना भी जरूरी है कि इस उद्देश्य से संविधान बनाया है. तो उद्देश्य ये है कि हमारा न तो पार्टली, न तो पूरी तरह से फेडरल है, न पूरी तरह से यूनिटरी है. इट इज पार्टली फेडरल, पार्टली यूनिटरी. नाम सुना है एक है फेडरल. फेडरल नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ फेडरल? व्हाट डज इट मीन? फेडरल बोलते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल और यूनिटरी. क्या मतलब होता है इसका? Agreement of agreement. So federal means division of government on the state level, on the central level. Unitary means there is only one central government. कैसे आपको समझ में आया कि यूनिटरी भी है? हम तो बोले ठीक है, आपने बोला डिवीजन ऑफ पावर है ना, बोला या इसको बोलते हैं एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर्स. एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू साहब ने ये सेपरेशन ऑफ पावर दिया. उसके तहत हमने एस्टैब्लिश किया फेडरल को. ठीक है, फेडरल मीन्स
सबकी भागीदारी है. स्टेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. फेडरल में क्या है? स्टेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. और यूनिटरी में क्या हो जाएगा? सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट. ये कब होता है? कभी देखा है? मैंने बताया था आपको क्लास में. इसको बोलते हैं there is a time when extraordinary circumstances occurs. There is an imminent threat by way of war, armed rebellion, so much so that it becomes expedient for the head of the state to proclaim emergency. And once it is proclaimed, the central becomes stronger than the state government. And the entire state comes under the direct control of the center. It is called a unitary government. It is called a unitary government. So our federal structure gets transformed into unitary without any formal amendment. There is a system, we didn't require amendment of the constitution. This is the beauty of the constitution. This is the beauty of the constitution. So that time it is federal, it is unitary. Norman said me quasi-federal. Another political scientist, K.C. Weir. K.C. Weir साहब थे जिन्होंने टर्म दिया क्या? क्वासी-फेडरल. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? क्वासी-फेडरल है. ट्रू फेडरेशन कहाँ है? यूएस में. वहां क्या है? ट्रू फेडरेशन. क्या डिफरेंस है वहां के फेडरेशन और यहां के फेडरेशन में? तो ये बोल रहे मैं क्वासी फेडरल है. ठीक है, क्वासी फेडरल तो है. कैसे इसको समझाएंगे आप? यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल. यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल. सो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. यूएस इज व्हाट? Destructible union of destructible states. But here, destructible states within indestructible union. Clear समझ में आया? नहीं समझ में आया? Indestructible states का union का मतलब क्या? Union कभी नहीं होगा. Union रहेगा, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. लेकिन स्टेट्स क्या है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया ना. डिस्ट्रक्शन तो वहां हुआ ना. आज जम्मू कश्मीर को हमने 2 यूटी में बदल दिया ना. बिहार झारखंड अलग हो गया ना. एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया ना. उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया ना. डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स विद इन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन. क्लियर है? तो ये हमारा अरेंजमेंट है. इसी कारण हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी ही यही है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी सभी का समायोजन है. गवर्नेंस के लिए सभी जरूरी है. मोदी क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस. तो गुड गवर्नेंस के लिए सभी जरूरी है. ठीक है. अब लॉ बनने के क्रम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्स एंड मोशंस. देखते हैं बिल्स एंड मोशंस. तो बिल्स एंड मोशंस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें. लेट अस डिस्कस समथिंग. एक्ट क्या होता है? कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? अब यहां पे लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट. पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट. एक्ट आ गया. What do you mean by act? When it gets its assent from president, it becomes a act. When it gets its assent It what? from It president, it क्या? It क्या? assents are Huh? Passed and signed by Bill is what? Bill क्या है? introduction of a draft. legislatures and So a draft.
बिल इज नॉट अ ड्राफ्ट, बिल इज अ प्रपोजल। बिल क्या है? प्रपोजल है। क्या है ये? प्रस्ताव है ये। बिल क्या है? प्रस्ताव है ये। इज अ प्रपोजल टुवर्ड्स लेजिस्लेशन, whereas motion is also a proposal. Motion is also a proposal, but it is not towards legislation. It elicits the opinion of the member on that subject. I want to introduce demonetization as the PM of India. As the PM of India, I want to use this, but I want that to be first certified by whom? People's representative. जन प्रतिनिधियों के माध्यम से मैं चाहता हूं उनका ओपिनियन क्या है। आप लोग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? तो हम कैसे करेंगे इस चीज को? क्या प्रिंसिपल है, कैसे करेंगे? तो हम बिल से नहीं करते हैं उसको हम मोशन से करते हैं। ठीक है? उसको हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? मोशन से करते हैं। So motion is a proposal, is also a proposal, but for obtaining the opinion of members towards any specified subject. Clear है? कौन कौन से मोशन? Motion of thanks, simple. Censure motion, no confidence motion, supplementary motions. ठीक है? तो मोशन के प्रकार हो गए अलग। तो बिल्स और मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे कई क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में जब हम जाते हैं तो एक टर्म आता है डेमोक्रेटिक। यहां लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक। क्या है डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी क्या है? क्या दोनों एक चीज है? इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये एडजेक्टिव है। डेमो दो शब्द से बना हुआ है, कृषि, डेमो और दो कृषि। डेमो मीन्स पीपल और कृषि मीन्स रूल। रूल बाय द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, रूल फॉर द पीपल। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अ ब्यूरोक्रेट, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे बीच का नेता, ऑफ द पीपल, हमारे लिए काम कर रहा है, फॉर द पीपल, हमारे द्वारा चुना गया है, बाय द पीपल। क्लियर हो गया? तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण तो अभी हम लोगों के सामने जनरल इलेक्शन के माध्यम से हुआ। तो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक। अब मैं ये प्रश्न इसलिए उठाया हूं, व्हाई आई रेज दिस क्वेश्चन, इसके टर्मिनोलॉजी में एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इसके 4 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, शायद आप लोग सुने होंगे। रेफरेंडम सुना है? नाम सुना है? प्लेबिसाइट नाम सुना है? रेफरेंडम। दूसरा क्या हो गया? प्लेबिसाइट। तीसरा है रिकॉल। तीसरा क्या है? रिकॉल। रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल और इनिशिएटिव। ये इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 इंस्ट्रूमेंट, क्या नाम हो गया? सिंपल सी बात है। सबसे पहले रेफरेंडम की चर्चा करते हैं। व्हाट दिस टर्मिनोलॉजी इंटेल्स, व्हाट डज इट मीन रेफरेंडम इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी? रेफर किया गया, एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है
हमने किसको रेफर किया? इलेक्टोरेट को, इलेक्टोरेट वोटर्स को हमने एक लेजिस्लेशन, पीस ऑफ लेजिस्लेशन दिए कि ये हम लाना चाहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग होगी, वहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से वो इस बात पे चर्चा करेंगे आपस में और फिर वोट करेंगे कि यह ओरिजिनल पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो है ये हमारे लिए कितना प्रभावी होगा, हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल्याण के लिए, और कितना न्यायोचित होगा, और ये हम सबके नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगा, हमारे नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगा। तो जब ऐसी धारणा हो तो वहां पे हम रेफरेंडम यूज करते हैं और यह जानने के लिए कि इनका विचार इस पे क्या है। हमारे जो इलेक्टेड है, जो हमें यहाँ चुनकर भेजे हैं, उनका मत क्या है, मंशा क्या है, ये लाया जाना चाहिए अथवा नहीं। ये क्या हो गया? रेफरेंडम। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? दूसरा है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव में पीपल के तरफ से आ रहा है। इनिशिएट कौन कर रहे हैं? वोटर्स कर रहे हैं कि ऐसा लेजिस्लेशन हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा लेजिस्लेशन लाने के लिए आपका विचार क्या है। क्लियर है? तो जब ऐसा प्रस्ताव उनके तरफ से आए सरकार को, तो वो क्या कहलाता है? इनिशिएटिव। ठीक है। तीसरा है रिकॉल। नाम क्या है? रिकॉल। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, if he is not performing his duty as per the provisions of the constitution which is expected to, then I have the right, we have the right to choose alternative, either in the form of public representative or official. हमारे पास एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ना। When he fails to prove himself as expected, simple. अब मिस्टर एक्स इंटरव्यू देने गया, इसके गार्जियन हमसे मिले हुए हैं, जानते हैं। हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉय? द बॉय फेल्ड टू प्रूव हिमसेल्फ एज एक्सपेक्टेड। द बॉय फेल्ड टू प्रूव हिमसेल्फ एज एक्सपेक्टेड। सिंपल है। तो उसी तरह से यहां पे रिकॉल एक तरीका है जिसमें हम लोग वर्तमान की व्यवस्था को हम लोग बदल सकते हैं अपने इच्छानुसार। एज पर अवर whims and fancies, we can change the current government if he has failed to perform his duty. क्लियर हो गया रिकॉल? और उसके बाद है प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट क्या है? जनरल एसर्टेनमेंट। इसका टेक्निकल नेचर क्या है? There are occasions when we have to decide some questions pertaining to border issues. Border dispute होता है दो स्टेट के बीच में, या इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा जिसमें एक कोई भी इंडिया का स्टेट भी इन्वॉल्व होगा ना उसमें। तो वहां के जो प्रभावित इलाके हैं, the affected areas, if I want to have their opinion by general ascertainment or will, तो और उसमें भी डायरेक्ट वोटिंग होगी, तो वो क्या कहलाएगा? तो ऑन सर्टन पॉलिटिकल क्वेश्चन, पर्टिकुलरली टू सॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, तो हम क्या कहते हैं? उसको प्लेबिसाइट कहते हैं। तो ये चार आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए किसके? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है? बिल्कुल है। कैसा है? प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री है? अब दो क्वेश्चन होता है। कैसे कह सकते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? अब ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू वी मीन बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेचर। क्या मतलब होता है? अपने एक्ट के लिए वो मतलब लेजिस्लेचर के लिए उत्तरदायी है कि कुछ भी व्यवस्था किया करा तो उसको मतलब आंसर करना पड़ता है। वहाँ पे जो आंसर सेशन होता है, क्वेश्चन सेशन होता है, कौन करता है क्वेश्चन? वहाँ पे जो कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं,
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्वेश्चन करते हैं। जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वहाँ पे सर अपोनेंट के वो करते हैं सर। So in parliamentary form of government, the Prime Minister has the power. Who is responsible to the Parliament? Parliament means Rajya Sabha as well as Lok Sabha, it's the president. Parliament comprises 3 body. Parliament में 3 body है ना, कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय। तो उनकी जवाबदेही तीनों की तरफ है। No sir, keeps on checking separation of power and check and balance वाली बात है। नहीं, यहाँ पे ना सेपरेशन ऑफ पावर की बात है, ना यहाँ चेक एंड बैलेंस की बात है। वो एग्जिस्ट करता है हमारे संविधान में, लेकिन यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, परिभाषिक तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा। बाय डेफिनेशन यू ट्राई टू से correctly, and you have said correctly, when executive is responsible to the legislature is called parliamentary form of government. Parliament sovereign होगा या नहीं होगा उसके बाद का मामला है, ठीक है, तब चेक एंड बैलेंस आएगा। ब्रिटेन में चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पार्लियामेंट सोवरीन है। पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, पार्लियामेंट इज टोटली सोवरीन, बट हियर इट इज नॉट सोवरीन। The law which is made by the parliament is being questioned by the judiciary. What you are talking? Judiciary says, I am powerful. You are also not powerful. The appointment is in the hand of president, and the removal is in the hand of again legislature. How can you say you are powerful? President says, I am powerful. Even president is not powerful. 74(1) article says you have to act as per the aid and advice of the Council of Ministers headed by the PM. There is a de facto head of it. One is de jure head, one is de facto head. So de jure head has to act as per the de facto head. The two heads. Draupadi is de jure head. Damodar Das Modi is de facto head. सरकार का मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट। जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कोई पावरफुल, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जो शब्द बोला चेक एंड बैलेंस का मतलब वही होता है, चेक एंड बैलेंस। लेकिन उसकी वो बाद में आता है, वो सेकंड स्टेज है। हम लोग चर्चा किसी कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी कर रहे हैं, संसदीय प्रणाली। तो सरकार का जो कामकाज का जो तरीका है वो संसदीय है, इसे संसद के प्रति उत्तरदायी होना। वट एवर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन दैट यू डू, you have to be answerable, you have to be accountable. And if you fail to prove and the motion gets sustained, it may lead to the debacle of the government. It may lead to the debacle of the government. सरकार गिर जाता है। भाई अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार तो निश्चित है गिरना। तो ये क्या ये संसदीय प्रणाली का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म डेमोक्रेसी जो अमेरिका में, वहां पे क्या मतलब है उसमें? Executive, they can do whatever they want. They are not responsible. President is all powerful. President is all powerful. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट इस साल में पास हुए हैं, आपको उसकी चर्चा भी करनी है, उस पर देख रेख ध्यान देना है। इसमें अभी लेबर लॉ कोडिफाइड हो गया, 44 लेबर लॉज को कोडिफाई किया गया है। तो पिछले 2 साल पहले हुआ ये, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आया है तो वो भी देखेंगे। IT बिल है, उसमें भी चेंजेस आया है। तो जिस साल आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस साल जो पिछले साल जो एक्ट पास हुआ है, जो डिस्कशन का पार्ट है, जो अप्रोरियस सीन क्रिएट किया है नेशन में, उसको तो पढ़ेंगे ना। तो वो करंट को आप कोर से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? करंट को कोर से आप मिला देंगे। तो ये कोर और करंट का जो मिलावट होगा ये आपके तैयारी को पूरा करेगा, जबकि आपका मेजॉरिटी ऑफ योर अटेंशन विल बी डिवोटेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द स्टैटिक पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्चुअल पार्ट है। उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, लॉ कमीशन, यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट, ये सारे जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, उसको भी आपको देखना होगा। कौन कौन से मेजर रिकमेंडेशंस रहे, ठीक है। मैं उन बिंदुओं पे चर्चा कर रहा हूं जहां पे आपकी नजर जानी चाहिए पॉलिटी में। I have not yet started the chapter. I am just trying to make you aware of on those important aspects from where the questions are most likely to be asked, and what should be the cornerstone of your judgment. उसके बाद एक प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, इलेक्शन प्रोसीजर, रिमूवल प्रोसीजर, इम्पीचमेंट प्रोसीजर। इम्पीचमेंट जानते हैं क्या होता है? क्या इज इट एज गुड एज रिमूवल और इज डिफरेंट फ्रॉम रिमूवल? It is used to remove the president. कैन वी से द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड? No, sir, it is. Yes, it is. Impeachment. कैन वी से द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड? No, sir. व्हाई वी कांट से? Say, मतलब sir, first person of the country, गरिमा है कुछ उसको। Sir, impeachment is a collective decision. महामहिम है वो, क्या है? गरिमा है उसको। महामहिम है। First person. So in order to keep that legacy intact, the prestige intact, we have not used the term removal in case of the president. Other than that, we have used. But insofar as the president is concerned, there is a specified terminology. What is it? Impeachment, महाभियोग। तो महामहिम है तो महाभियोग लगेगा उसमें। महामहिम के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। वॉरेन हास्टिंग वॉज इम्पीच्ड, ही वॉज नॉट रिमूव्ड। वॉरेन हास्टिंग वॉज इम्पीच्ड, ही वॉज नॉट रिमूव्ड ऑन द चार्जेस ऑफ ब्राइबरी, इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली। हु वॉज वॉरेन हास्टिंग्स? अभी पढ़ेंगे हम लोग एक्ट में। Who was Warren Hastings? Sir Warren Hastings. Who was Warren Hastings? First Governor General of India. Of Bengal. Or of Bengal. What was he prior to that? What, sir? What was he prior to that? He was Governor General of Bengal. He was Governor General of India. क्या था वो? या गवर्नर ऑफ बंगाल था? क्या था वो? Bengal. वो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जिसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है? तो उसी की बात मैं कह रहा था। तो इम्पीचमेंट इज अ प्रोसीजर वेयर देयर इज अ स्पेसिफाइड मेजॉरिटी। मेजॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मेजॉरिटी के साथ ही उसको रिमूव करते हैं। अगर वो स्पेसिफाइड मेजॉरिटी नहीं है, अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव होता है। इफेक्टिव, प्रभावी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं। इसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तेलंगाना क्रिएट करना है, सिंपल मेजॉरिटी। आर्टिकल 3 को डिस्टर्ब किया, 368 को टच नहीं किया। क्लियर है? 368 क्या है? डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? वो सारे ब्लॉक्ड विंडोज में खोलना चाह रहा हूँ जो बंद हैं, जहाँ जहाँ आपका खोल लीजिए, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट होगा, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो आप लोग अवगत आज मैं करने आया हूँ। क्या है? इन सब चीज़ों से आप अवगत हो जाएं, so that you become aware of those nuances. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन। कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? कितना हाई कोर्ट है इंडिया में? कितना हाई कोर्ट है? एक चांस और दिया।
Each state has a अभी please don't make it a question of prestige. Sir has asked me and I didn't answer. No, please don't take that way. It is just a friendly discussion today. Treat that way only, right? 25 हाई कोर्ट हैं. कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं. कितने लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 लैंग्वेज. रिकग्नाइज लैंग्वेज 22 है. 25 हाई कोर्ट है. और सुप्रीम कोर्ट के टोटल कितने जज हैं टोटल? 33 इंक्लूडिंग CJI. ठीक है. कौन है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़ है. लॉ मिनिस्टर कौन है? आप ही बता सकते हो, आप लोग तो पढ़ते हो. मैं तो भूल गया लॉ मिनिस्टर कौन है. किरण रिजिजू से पहले. अभी कौन हो गए? नए बने हैं. ये सब टिप्स पे होना चाहिए. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम बताओ. पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग. सिंपल. जगदीप धनखड़. क्या है पेशे से वो? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. नहीं, वो तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. बट व्हाट ही इज बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर. अच्छा, चलिए बढ़िया. Who is the leader of opposition? Rahul Gandhi. By name, everyone laughs. Why? Everyone smiles. Why? For the last 10 years, there were no such occupant to this position. For the last 10 years, there were no occupant to this position. For the first time, he became the 12th LOP, leader of opposition in Lok Sabha. Who is the leader of opposition in Rajya Sabha? Mallikarjun Kharge. तो ये कभी कभी क्वेश्चन आपके तो ऑप्शंस में रहेंगे. ये भी है, ये भी है, ये भी. तो वो ध्यान रखना. फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है. फैक्ट्स बहुत याद रखना होगा आप लोगों को. ठीक है. तो पहला 3 चैप्टर लिखिए जो हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट 3 चैप्टर्स. पहला है नोट्स ऑन बेसिक टर्मिनोलॉजी. दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसके 2 पार्ट हैं. एक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. और दूसरा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बारे में बता दो. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में व्हाट डू वी लर्न इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव? देयर आर 2 डिफरेंट एक्ट्स. When company was guiding us, it's called company rule. It's called company rule. Now, what does it mean by company rule? When we say company rule, company stands for East India Company. So, company rule means what?
Here we'll study about the Regulating Act. (1773) Regulating Act. Then Pitt's India Act 1784. Pitt's India Act 1784. Then Act of 1786. Act of 1786. And thereafter Charter Acts. Every 20 years we have Charter Acts. 1793, 1813, 1833, 1853, and then Government of India Act 1858. And then Indian Councils Act. After 1857 Sepoy Mutiny, there was a change. What was the change? The power was Company ground rule. Companies' control went into the hand of Crown, right? So it was called Crown Rule. So 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, Indian Independence Act 1947. ये कुल मिलाकर 14 एक्ट. कितने एक्ट हैं? 14 एक्ट्स. सारे के प्रोविजंस को आपको समझना होगा, याद करना होगा. क्वेश्चन आएंगे ही, आते हैं. ये टफेस्ट पार्ट होगा शुरुआती दौर का. थोड़ा बोरिंग भी होगा, ये भी मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें इंटरेस्ट पैदा करना, अपने मोटिवेशन को इंटैक्ट रखना है. डोपामाइन जो है हम लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? ये वाला पार्ट, ये थोड़ा इजी है और इंटरेस्टिंग है. कैसे हमारा संविधान बना, कौन था वो सबसे पहली बार आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन को? नाम बताओ, नाम बताओ. मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. Roy, who led the foundation of Communist Party in India. क्लियर है? सबसे पहली बार उन्होंने ही gave the first idea of the constitution. क्लियर है? वहां से मानवेंद्र नाथ रॉय से फिर नेहरू रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट. तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. और फिर कैबिनेट मिशन तक पहुंच के, फिर कैबिनेट मिशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, वहां से शुरुआत होता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो बना. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हु आर द की पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया. Who are the key persons involved in the making of the Constitution of India? Dr. Sachidanand Sinha, yes or no? Yes, he was. He was the first president of the Constituent Assembly, following a French practice, the oldest member, Dr. Sachidanand Sinha. Unfortunately, he died after 2 days, and Dr. Rajendra Prasad was unanimously elected as the first president thereafter. The first elected president was Dr. Rajendra Prasad, but first president was, अगर क्वेश्चन इलेक्टेड आ गया तो राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट इज ऑलवेज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. क्लियर है? तो ये दे वर की पर्सन्स नॉट. देन this one, B.N. Rao. Who was B.N. Rao? Chief Advisor. Constitutional advisor. Was constitutional advisor to the Constituent Assembly. Constitutional advisor to the Constituent Assembly. And thereafter, और कोई नाम? H.C. Mukherjee, Vice Chairman. Vice Chair, of course, very good, Vice Chairman. और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो थे ही. तो ये सब की पर्सन से इन्वॉल्व है ना. फिर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो भी की पर्सन है. J.B. कृपलानी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ये सब तो एमिनेंट पोजीशन इन्होंने अर्जित की. दे हैव अकम्प्लिश्ड दिस पोजीशन.
तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ईजी होगा इससे, इनके रेस्पेक्ट में। मैं पहले ही मानसिक व्यवस्था आप लोगों की बनाया तो कौन हार्ड कौन टफ, तो कि वो जैसे पढ़। और इस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग ने क्या गड़बड़ी पैदा की, कितने, शुरुआती में 389 मेंबर्स थे, कहां कहां से आए थे, कुछ आइडिया है? 389 में आए कैसे, कैसे इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हुआ कैबिनेट मिशन, इलेक्शन कैसे हुआ? तो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश रूल्ड स्टेट्स, ब्रिटिश रूल्ड स्टेट, दो तो भारत में दो प्रकार के राज्य थे ना, ये भारत मान लो है, इसमें पूरी तरह से देसी राजवाड़ों की स्थिति थी, प्रिंसली स्टेट्स, और जहां ब्रिटिश हुकूमत चलता था उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश रूल्ड स्टेट्स। और एक ऐसा था वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था, वो 4 था। ये तीनों एंटाइटी से लोग आए थे, कुल 389 मेंबर्स थे, ठीक है। कौन कौन से चीफ दिल्ली था चीफ कमिश्नर प्रोविंस, अजमेर मारवाड़ था, ब्रिटिश बलूचिस्तान था, कुर्ग था, तो ये सारे कौन थे, ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था। तो इनको भी रिप्रेजेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे, कुछ रिप्रेजेंटेड थे। ये एंटाइटी था, 3 एंटाइटी। और जब वो आ गए तो उसके बाद कमिटी बनी और कमिटी का फॉर्मेशन हुआ, सबको अलग अलग दायित्व दिया गया, and they discharged their responsibilities effectively. After ransacking 63 constitution of the world, more than 60 constitution of the world, Dr. B.R. Ambedkar said, after ransacking more than 60 constitution of the world, we have tried to accumulate the good practices from there and to develop our own. ठीक है, तो yes, he is most widely read, widely traveled, most qualified of all contemporaries of his time. इनकी डिग्री के बारे में कुछ मालूम है? बहुत सारे डॉक्टरेट कर रखी थी मैंने, डॉक्टरेट की डिग्री मतलब, हाँ, इनकी डिग्री डॉक्टरेट से ही स्टार्ट होती है, ये आपने बिल्कुल सही बोला। ट्रिपल डॉक्टरेट से, डॉक्टरेट साइंस, DSc, डॉक्टरेट ऑफ लॉ, डॉक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स। He was also an economist. How can you say that he is an economist? Any valid contribution he made? Anyone? बहुत इंपॉर्टेंट बात था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब पढ़ेंगे उसमें होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब फॉर्मेशन हुआ उसमें इनका अहम कंट्रीब्यूशन था। He led the formation of, he was one of the instrumental figure in the formation of RBI in India. तो हम लोग फर्स्ट 3 चैप्टर जो उसके बारे में आपको बता दिए। कौन कौन सा चैप्टर है? पहला क्या मैंने बताया? सेकंड, थर्ड, उसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या लिखा आपने? फर्स्ट में जो लिखा आपने, नोट्स ऑन बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बिल्कुल सही, इवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें 2 पार्ट है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अलग है और मेकिंग अलग है। इसके बाद थर्ड लिखिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट साइलेंट फीचर्स, ये साइलेंट फीचर्स है। क्या है इसका नाम? सैलिएंट फीचर्स का मतलब क्या? सैलिएंट मीन्स व्हाट?
Important, very good. Important is salient. Salient features of the power. अब जब हम सेलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, our constitution is the bulkiest, is it not? Lengthiest, is it not? Written constitution, is it not? Yes. It is the lengthiest and bulkiest written constitution of the world. How can you prove it? कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि भाई लेंथीएस्ट भी है, बल्किएस्ट भी है? सारे प्रोविजंस राइट आउट कर दिए गए हैं, हर एक मतलब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन प्रोविजन पे रखा गया है। ठीक है, और इतना सारा अमेंडमेंट, इतना सारा अमेंडमेंट, ये सब इसको बल्किएस्ट बनाता है। अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लोग बोरोड भी क्या कॉन्सेप्ट जैसे फंडा बोरोड फीचर्स तो हैं, कहाँ से क्या लिए हम लोग पता है? कुछ कुछ बात मालूम है कहाँ से क्या क्या लिया? कभी कभी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी टेक एडॉप्टेड इट? कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, हाँ ठीक है, ब्रिटेन से लिया है। बाइकैमरलिज्म कहाँ से लिया है? यूके, अगेन यूके। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया है? अगेन यूके। प्रेरोगेटिव राइट्स कहाँ से लिया है? अगेन यूके। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है? यूएस। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूएसए, वेरी गुड। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना? मैनर ऑफ इलेक्शन इन राज्यसभा, आयरलैंड, वेरी गुड, आयरलैंड। कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ये वहीं से लिए हैं, ये वहीं से लिए हैं जहां से मौलिक कर्तव्य लिए, फंडामेंटल ड्यूटी आया है, रशिया। जर्मनी से क्या लिया हमने? इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोग जर्मनी से नहीं लिए हैं, हम लोग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी लिए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, स्लाइट डिफरेंस, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? वो तो हमारे पास आया से नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? वो हमारे पास आया से गाइड उन्होंने लिया। साउथ अफ्रीका से क्या लिया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो अगर ना होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाता। अब बता दो। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हमने वहां से लिया है। यही डिफरेंस है रिटन और अनरिटन में। ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ का बायलॉज ही काम कर जाता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स काम कर जाता है ना? जबकि अमेरिका में क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और फेडरल फीचर है ये। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा फेडरेशन है? सबसे पहले हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलिएंट फीचर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेलिएंट फीचर्स में 12-15 पॉइंट आएंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो क्या क्या हो गया? Notes on basic terminology. Other? Yeah. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है?
So the head of the state is elected by people. Head of the state is elected by people. And there is no elite class. Head of the state is not monarch. Head of the state is not monarch. What do you mean by monarch? King. एक है मोनार्की, नाम है मोनो मीन्स वन. मोनो मीन्स वन, भाई वन एक ही किंग है, फिर उसका बेटा होगा वो भी बन जाएगा किंग, फिर उसका बेटा होगा वो भी किंग हो जाएगा. इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? मोनार्की. इसमें तब्दीली आया, चेंजेस आया. ब्रिटेन में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 का. 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया और वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन मोनार्क के ऑटोक्रेट नेचर को खत्म कर दिया. इट फिनिश द ऑटोक्रेट नेचर ऑफ द मोनार्क एंड इन लिeu ऑफ दैट a new terminology got into power and that was constitutional monarchy. So at present, even in Japan, Australia or England, there is no monarchy, there is a constitutional monarchy. That means limiting the power of monarchy, जिस limited power की आप बात कर रहे थे, limiting the power of the monarchy by the constitution is called constitutional monarchy. और उसका एग्जाम्पल कहां कहां है? जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड. क्लियर है? तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हम लोग समझ में आ गया. ऑटोक्रेसी, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग बियॉन्ड द स्टेट, एवरीथिंग इनसाइड द स्टेट बिकॉज आई एम द स्टेट. ऐसा कोई बोलता है. लुई 14. ठीक है. तो उसको स्टेट से बड़ा प्यार था, प्रेम था, नेशनलिज्म के प्रति बहुत ही, कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए, सब चीजें होना चाहिए. एक और ऐसे लीडर थे टोटलिटेरियन, उसका नाम बता सकते हैं? हिटलर के समकालीन थे वो. बेनिटो मुसोलिनी. बेनिटो मुसोलिनी नाम सुना है? फैसिज्म, बेनिटो मुसोलिनी. इसके बारे में पढ़िए कभी. बेनिटो मुसोलिनी, नाजीज रिप्रेजेंट बाय हिटलर, स्टालिन, लेनिन. क्योंकि ये सब से जब रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, आईआर, मॉडर्न इंडिया, ये सब उस वे में देखना शुरू कर देंगे आप, तो बहुत आसान हो जाएगा फिर. तो हिस्ट्री जब भी पढ़ें तो साथ में पॉलिटी को, समकक्ष को लेके चलिए, मतलब एज पर योर इंटरेस्ट. क्योंकि हो सकता है कि इस कोचिंग इंडस्ट्री में की व्यवस्था ऐसी हो कि आपको एक के बाद दूसरा पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली इट वुड बी योर इंटरेस्ट, इट वुड बी इन योर इंटरेस्ट to take up things simultaneously. Why? Because you are able to correlate the things. Okay. Secularism. Secularism as a principle, what it does and what it prevents from. Absence of state from the religious matters. Absence of separating state from religion, from the matters of religion. Okay. Why is it all the more necessary in a democracy? If we align state with religion, what hamper it will make? उसके कामकाज में क्या करेगा? दखलंदाजी करते रहेंगे. दखलंदाजी होगा, जैसा कि मिडाइवल एज में था. चर्च का बहुत इंटरफेरेंस था. उसको डार्क एज कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? डार्क एज. नॉट द एनलाइटेंड एज, इट्स अ डार्क एज वेयर चर्च हैड अ ग्रेट रोल इन. दे वर द किंग मेकर्स, दे वर द किंग मेकर्स, and they decided the fate of the people.
So those were the days when we didn't think of the welfare state. इसमें कितने पॉइंट्स आप लोग लिख पाएंगे डेफिनेशन में? इफ आई want to submit it to you, what are the different points that you are going to write it in favor of this, that any country should have this for the proper governance of the nation? What we can't achieve if we don't have constitution? इस पे बहस करो. What we can't achieve if we don't have constitution? You cannot move Separation of power. Will there be a mismanagement? Yes, there could be management even without constitution. It's not very necessary. There have How been can we kings manage who had everything great without management. constitution? That is- might is right. People will know their Might is rights. right. Okay. We not know about the structure of the governance and about the laws, their duties, their rights. Security is your security, sir. There will not be security of the citizen. A threat to the citizen's security. He's saying there will be a insecurity all around. That is what you want to say? Yes, sir. War of all against all. War of all against all. Nature, People rogue not state. know our rights. Rogue state. Okay. Does it directly leads to the unity and integrity of India? Yes, sir. How can you say that it directly leads to the unity and integrity of India? यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है, कंपोजिट कल्चर को मेंटेन करने की बात है. कहां पे ऐसा लिखा हुआ है संविधान में? किस अध्याय में है? इन विच चैप्टर इट इज enshrined that if you don't follow this, your unity or integrity is going to be disturbed. You will not be able to safeguard your integrity, and that is fundamental duty. That is fundamental duty. And also there is one more chapter where the concept of socio-economic welfare of the state is propounded, and that is DPSP, Directive Principles of State Policy. कुछ मायने में कुछ चीज जस्टिसिएबल है, एनफोर्सेबल है by court of law. Is preamble justiciable? How can you say it is not justiciable? Is preamble a part of the constitution? Yes, sir. Yes, sir. How can you say that? Supreme Court has directed, sir. Which judgment? Integral part Case of one. In which judgment Supreme Court said, in which judgment Supreme Court said that is a part of the constitution? It is not integral a part of part. Kesavananda में कहा In which judgment? It's not a part of constitution. It's not a part of the constitution, or is it a part of the Earlier- constitution? earlier it was not a part of constitution, but Supreme Court delivered its judgment that now it's See, there are two landmark decision. There are two landmark decision. One is
of 1955 Champakam Doirajam case, where it was decided that it is not the part of the constitution. Then 18 years after, in 73, in Keshwananda Bharati case, it was decided that it is a part of the constitution of India. Clear हो गया? समझ में आया? So, the ideals enshrined in the preamble, if it is not implemented, there is no remedy available with the judiciary. It is not enforceable. Clear hai? If provisions of DPSP is not implemented, no remedy is available. It is also not enforceable. But if FR is there, it is 100% enforceable. There is a remedy in the form of writ jurisdiction. Article 32, that is right to constitutional remedies. संवैधानिक उपचार है वहां पे, ठीक है? अच्छा, मान लो एक, क्या नाम है आपका? सगीर SAGIR ऐसे GIR बुढ़े को कम सुना है। सगीर और ये दोनों मित्र हैं। इनको ये इनविटेशन दिया डिनर पे, वो आए इनके यहाँ, वो इसको रस्सी से बांध दिया, अब जाने नहीं दे रहा है इसको घर पे। वो इसकी चाल थी, इसको बंद कर दिया अपने घर में, जाने नहीं दे रहा है। क्या इसका फंडामेंटल राइट नहीं वायलेट हो रहा है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा है? एज पर आर्टिकल 21। मेरा सिंपल प्रश्न ये है, कानून कहता है इसका आर्टिकल 21 में इसको रेमेडी नहीं मिल सकता है, क्यों? अब क्वेश्चन है क्यों? इसका मित्र है, इसका अल्टीरियर मोटिव था, इलिसिट मैलिशियस इंटेंट था ये बच्चे का, दोस्ती के नाते बुलाया, उसको बंद कर दिया। और इसने बाद में पता चला, इल्जाम भी लगाया कि मारा पीटा भी बहुत। तो क्या इसके जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, इज गेटिंग वायलेटेड और नॉट? विल ही और कैन ही फाइल एन एप्लीकेशन, पिटिशन टू सीक रेमेडी under Article 21, as we understand that his right to life is getting threatened. Life is threatened. बच जाए, यही बहुत है इसके चुंगल से ये लड़का। Sir, fundamental right is enforceable against the state, sir. Not against the individual. Sir, Very good. It is. He is not representing a state. He is an individual private citizen. तो इसको लीगल राइट के तहत इसको रिमेडी मिलेगा, फंडामेंटल राइट के तहत रिमेडी नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डिस्ट्रॉय द मॉन्यूमेंट, I am running an industry in Agra, and the dangerous fumes, that is one of the wastes of that industry, is decolorizing the Red Fort and Taj Mahal. What are the remedy available for the government? Because government is taking care of this all, no? So government can take action against me or not? yes sir. Yes, sir. Right to have my education must be Right to have good environment is also right to clean environment, right to life, sir. Government can take action against me or not? Yes, sir. मॉन्यूमेंट को बचाना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी इज वायलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी इज वायलेटेड, सो ही कैनॉट, गवर्नमेंट कैनॉट चार्ज अंडर CRPC,
criminal procedure code, he cannot do it because FD is non-enforceable. It is a civil wrong. It is a civil wrong, and for civil wrong there is a term called torts. There is a civil wrong. Negligence. You are running a factory in Noida, let's say, and she is also running a factory. By contributory negligence of this worker who is working under her, your factory catches fire. Contributory negligence. No CRPC will be required. It's a contributory negligence. So negligence is under the purview of civil wrong. For that, punishment is not there. Compensation is there. For that, he cannot be sentenced to 5-year rigorous RI, rigorous imprisonment or simple imprisonment. No. Compensation. He has to compensate her adequately. That is what. हाँ, yes. सर अभी जजमेंट आई थी रजनीत सिंह की जिसमें आर्टिकल 21 में राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आया था, तो सर अभी नहीं हो रहा फिर वो। अब उसके एम्बिट में आ गया है राइट टू लिव विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, लेकिन राइट टू लाइफ से काम नहीं चलेगा। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, गरिमा से जीने का अधिकार। अब उसमें ऐड हो गया, जीने का अधिकार था पहले, व्हाट वाज देयर, राइट टू लाइफ। अब उसमें क्या, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। राइट टू प्राइवेसी क्या है, राइट टू प्राइवेसी बहुत है, इट्स अ पार्ट ऑफ 21 राइट टू लाइफ। सो इट्स अ फंडामेंटल राइट नाउ। FR राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, फंडामेंटल राइट है या नहीं? RTI या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं? राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, आपके जो CM हैं, लीगल राइट है, राइट इन्फॉर्मेशन लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या अंतर है इसमें? एक एक्ट के तरह बनाते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो, जो एक्ट के तहत बनता है, जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक बॉडी है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जैसे बॉडी है SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब बोलेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, RTI के तहत। उसका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जब पास हुआ तो SHRC और NHRC का जन्म हुआ। NHRC और SHRC, तो वो दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाए। उसी तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जब पास हुआ तो CVC आया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया। ये सारे क्या हो गए? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गए। क्लियर है? तो मैंने वही बोला था, गवर्नेंस के मोड में दोनों का इंपॉर्टेंस है। यू कैन नॉट निगेट वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। नो, यू हैव टू साइमल्टेनियसली टेक इनटू कंसिडरेशन द रेस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ ऑफ देम। एंटाइटी सब कब, अच्छा एंटाइटी से क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है कि हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? इट इज नॉट ऑलवेज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑल्सो टू कंसल्ट, प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो टू कंसल्ट। लेट्स से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी जो अपॉइंट हुआ, नया कैबिनेट जो बना, दे आर अपॉइंटेड बाय द PM is appointed by the President of India. But what about Council of Ministers? They are also appointed by the President of India, but on the advice of, तो ऑप्शन में on the advice of PM को आप करेंगे ना, on the advice of PM। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, अटॉर्नी जनरल है। Have you heard the name Attorney General? Who is he? He represents government in of India in court. He is the first law officer of the Indian state. फर्स्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। उसी के सिनोनिम स्टेट में क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है। लेकिन कैग जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके समकक्ष स्टेट में कोई बॉडी नहीं है।
इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी। ये सब इंडिपेंडेंट इलेक्शन मशीनरी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। सीजीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैसे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट? हाउ कैन यू से योर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट? Independence, it has its authority from the constitution, not from the parliament. और जाओ डीप में। सर चीफ सीजीआई कॉलेजियम से नॉमिनेट होता है, हम ठीक है, बाकी पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से। ओके। So what are the basic questions? अपॉइंटमेंट का इंडिपेंडेंस करने का मतलब ये होता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको रिमूव नहीं कर सकता है, रिमूव कोई दूसरा बॉडी करता है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, द पर्सन हु हैज अपॉइंटेड यू ही कैन नॉट रिमूव। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव अटॉर्नी जनरल, कैन ही? नो। कैग कैन ही? नो। They are removed by the parliament, by the resolution brought by the parliament. Their second point, their nature of the work, their conduct cannot be discussed in the parliament. Their salary cannot be reduced. This is what this ensures their independent working style, which Constitution has protected them from the undue influences. From the undue influences. It's clear? तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं पॉलिटी में, और पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट। आप लोगों के जीएस वर्टिकल का रोज पेपर पढ़ते हैं, रोज पॉलिटी की बातें जानते हैं। हिंदू का नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जब भी पेपर लेते हैं, पढ़ते हैं, कोई लॉ पास हुआ, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी डिसीजन लिया, लिख लीजिए वहाँ पे, नोट्स बनाइए, कटिंग कीजिए, उसको एक अलग से उसका बनाइए। नोट्स नहीं बना सकते, कटिंग रखो, ताकि कल को जब ऐसे लिखना हो मेन एग्जामिनेशन में वो सारे पॉइंट्स याद रहें। देखें, और वो इंपॉर्टेंट करंट सिनेरियो लिखते हैं ऐसे में। ऐसे में क्या है, करंट सिनेरियो लिखना पड़ता है, तो वो आएगा वहाँ, उसकी पोजीशनिंग होगी वहाँ पे। लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट से आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आईआर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए।